वन के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। ऐसे तो हम आपको सेलिब्रिटीज से मिलवाते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जो आपके पैसे और आपके बैंक के सारी समस्याओं को आपको सुलझाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आईडीएफसी बैंक के स्टेट हेड बिजनेस जो देखते हैं गवर्नमेंट का। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आपकी सामान्य बैंकिंग को आप और भी सरल कर सकते हैं। शक्ति सिंह राठौड़ जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपको 20 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में। इसमें एक तो आपने किस किस शहर में अब तक आपने काम किया है या सिर्फ जयपुर में आप काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा करियर स्टार्ट हुआ सन 2004 में जी जब मुझे पहली पोस्टिंग यहाँ जयपुर में ही मिली। जी फिर यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र लेना पड़ा श्री गंगानगर। जी उसके बाद वहाँ से फिर मैं गया भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, जयपुर, बहुत सारी जगहों पे मेरे को काम करने का मौका मिला। अगर आप बात करें तो राजस्थान में करीब करीब जितने भी रीजन्स हैं उनमें मुझे काम करने का मौका मिला। अब 20 साल एक बहुत लंबा समय है, तो न्यू एज बैंकिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मैं समझता हूँ मैम, न्यू एज बैंकिंग 2004 में स्टार्ट हुई। जी जबकि अगर उससे पहले की अगर आप बात करें तो कस्टमर जब ब्रांच में जाता था या किसी ब्रांच का कस्टमर होता था जी तो सिर्फ वो अपने ट्रांजैक्शंस उसी पर्टिकुलर ब्रांच से ही कर पाता था। जी 2004 के बाद जब एनीवेयर बैंकिंग इंट्रोड्यूस की कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने, तब ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब एनीवेयर बैंकिंग हुई तो कस्टमर को किसी भी ब्रांच से अपने ट्रांजैक्शंस करने का मौका मिला। मौका मिला। और उसी की वजह से कस्टमर के जीवन में जो बैंकिंग को लेकर के जो परेशानियां आती थी उनमें ईज आना स्टार्ट हुआ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसी टाइम पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व जी हो गई थी, लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था न्यू एज बैंकिंग। न्यू एज बैंकिंग। अब न्यू एज बैंकिंग की बात करी तो डिजिटाइजेशन हुआ, आईटी सेक्टर का बहुत बूम हुआ इसके अंदर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चुनौतियां हैं इसमें? देखिए, जो जैसा मैंने आपको बताया कि 2003-2004 के बाद में एनीवेयर बैंकिंग का स्टार्ट हुई जी बैंक्स में, और उसके बाद से ही जो जो आज हम बैंकिंग का स्वरूप देख जी रहे हैं वो शुरुआत हुई 2003-2004 से ही। और बिना डिजिटल इंटरवेंशन के ये पॉसिबल नहीं था किसी भी तरीके से कि जो है रीच इस तरीके से, जैसे आज हम कहते हैं कि गांव-गांव में बैंकिंग की बैंकिंग रीच हो में गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर बैठे अपनी बैंकिंग कर सकते हैं, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सो सो अगर आप मुझसे पूछें तो बिना डिजिटल हेल्प के ये पॉसिबल नहीं था। सो अगर आप बात करें, आज तो आपकी बैंकिंग जो है मोबाइल पे आ गई है। जी ये उस डिजिटाइजेशन का ही फर्क है, आईटी टेक्नोलॉजी का ही फर्क है, जिसकी वजह से हम अपनी बैंकिंग अपने मोबाइल पे भी आज कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि आप कस्टमर कभी ब्रांच में जाता ही नहीं, वो अपने मोबाइल बैंकिंग से ही सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। और इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रांजैक्शन फास्ट हुए, बल्कि पैसे का मूवमेंट भी तेज हुआ मूवमेंट है। भी तेज हुआ है। और इसी की वजह से बिजनेसेस को भी आगे बढ़ने का मौका मौका मिला मिला है। है। अब आपने बताया कि बहुत ग्राहकों के लिए बहुत सरल हो गया है अब बैंकिंग, लेकिन किस तरह के ग्राहकों को आज भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा परेशान किस चीज़ को लेके होते हैं? देखिए, डिजिटाइजेशन जब बढ़ा, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जी, प्रसार हुआ, उसके साथ साथ बैंकिंग भी काफ़ी आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी आए कि लोगों ने, पहले ये होता था कि अगर फ्रॉड होगा तो आपके जी, चेक पे किसी ने दूसरे ने साइन साइन कर कर दिए दिए, या कुछ बिल्कुल। इस तरीके की फिजिकल जो है तरीके से फ्रॉड किया जाता जी, था। अभी जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो इस तरह के गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, वो कहीं पे भी बैठे होके आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। आपको मेल्स पे इस तरीके के लिंक भेज सकते हैं जो अगर आपने गलती से जी, भी क्लिक कर दिया तो आपका पूरा जो है अमाउंट पूरा चला पैसा जाएगा, निकल बिल्कुल। जा सकता है। सो ये चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीजें अभी गवर्नमेंट ने की हैं। आरबीआई के स्तर पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो टीवी में और बाकी सारे जो मीडिया माध्यम हैं उनमें सब में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमेशा चलते रहते हैं। लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप अपनी जो निजी जी, जानकारी है वो किसी को ना किसी को ना दें। दे, बैंकर बिल्कुल। कभी आपसे जानकारी जो है वो लेता नहीं है। लेता नहीं। अनटिल अनलेस आप उसको ना दें तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपके अकाउंट के अंदर घुस के उसको हैक कर पाए। हैक करता है। जी। जैसे अभी इन दिनों काफ़ी सुनने को मिल रहा है साइबर का समस्याएँ। ये साइबर फ्रॉड क्या है बेसिकली? उन ग्राहकों के लिए समझना बहुत ज़रूरी होगा जो कि अभी तक इतने उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए हैं, बैंकिंग सँभाल रहे हैं, उनको भी लगता है कि हमें बैंक जाके पता करना चाहिए। तो अगर इसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम बता सकें तो उनको?
देखिए, जैसा मैंने आपसे बताया कि पहले जो फ्रॉड होते थे वो फिजिकल मीडियम से होते थे, कि किसी ने किसी के चेक की कॉपी बना ली, जी, या मान लीजिए साइन किया हुआ चेक चोरी कर लिया। तो बहुत लिमिटेड तरीके थे जिनसे कि फ्रॉड किए जाते थे। जी, साइबर फ्रॉड का मतलब ये हो गया कि कोई भी बंदा जो आपकी नजर के सामने नहीं नहीं है, है। वो कहीं दूर बैठा है, लेकिन वहां से वो आपके मोबाइल को हैक कर सकता है, आपके ईमेल को हैक कर सकता जी, है, आपको मोबाइल फोन पे तरह के मैसेजेस कर सकता है, या इवन आपसे बहुत सारी केसेस में आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे फोन आते हैं और वो तरह तरह के जो है घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करके और आपसे आपकी जो निजी जानकारी निजी है वो लेने की जानकारी। कोशिश करते हैं। सो आपको इसमें ये अवेयर रहना पड़ेगा कि जो कॉल आप पिक कर रहे हैं, क्या वो आपके बैंक से आया, एक चीज। दूसरी बात, बैंक कभी भी जो निजी जानकारी है, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड का पिन हो गया या किसी तरीके के पासवर्ड हो गए, वो बैंक कभी भी आपसे किसी भी केस में मांगता नहीं। माँगता नहीं। अगर आपने किसी दूसरे बंदे को आपके कार्ड के पिन और डिटेल्स अगर आपके अकाउंट के दे दिए, तो फिर उसके लिए बहुत ईजी है, वो वहां बैठ करके भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ट्रांज़ैक्शन कर सकता है, जो बिल्कुल। ये डिजिटाइजेशन है उसका एक तरह का आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक भी है। जी। अब आपने साइबर क्राइम के बारे में बताया, अब जानेंगे केवाईसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका केवाईसी के लिए अपडेट के लिए मैसेज आता है, वो कर नहीं पाते हैं तो उनका ट्रांजैक्शन रुकता है, बैंकिंग रुकती है। तो क्या होता है, कितना जरूरी है केवाईसी? जी। केवाईसी के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि केवाईसी होता क्या है। होता क्या है? बिल्कुल। केवाईसी का मतलब ये है कि जैसे किसी भी बैंक में किसी व्यक्ति को अगर अपना खाता खुलवाना है, तो बैंक उसके बारे में पूरी जानकारी ले, और वो जानकारी लेना उस ग्राहक के ही फायदे के लिए है। जैसे कि उसका ओरिजिनली उसका नाम क्या है, जी, वो किस जगह पे रहता है, वो सिग्नेचर किस तरीके से करता है, इस तरीके की जो ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स जब हम कलेक्ट करते हैं तो इनको नो योर कस्टमर डिटेल्स का नाम दिया गया है, तो उसको केवाईसी बोला जाता है, उसको नो योर केवाईसी बोला जाता कस्टमर्स। है। और केवाईसी के लिए समय समय पर बैंक्स अपने ग्राहकों को, क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जी, जिसमें कि आपको हर 2 साल में आपको री केवाईसी करानी पड़ती है, बार बार अपने डॉक्यूमेंट जाके बैंक को देने पड़ते हैं, देने वहां पे पड़ते हैं। आपको बताना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं इसी एड्रेस पे रह रहा हूँ, या जो भी आपके केवाईसी की डिटेल्स है, जो डॉक्यूमेंट बैंक मांगते हैं, वो तो आपको देना पड़ता है, देना चाहिए भी। बहुत बार कस्टमर्स ऐसा होता है कि केवाईसी देने के लिए वो थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं, आप बार बार क्यों मांग रहे हैं, लेकिन इससे कस्टमर का ही फायदा है। अगर आपकी डिटेल्स अपडेटेड होंगी, तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो जी, आपके अकाउंट में फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। करनी कर। जी। अब जैसे आपने इतनी 20 साल में इतनी सारी जगह पे काम किया, अलग अलग बैंक्स में आपने काम किया, तो शहरी और ग्रामीण बैंकों के कामकाज में क्या अंतर होता है, और सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के काम में क्या अंतर होता है? देखिए, मेरे बैंकिंग का 20 साल का जो करियर है, उसमें मुझे विभिन्न जगहों पे काम करने का मौका मिला, जिसमें कुछ हद तक रूरल जगह भी थी, जी, जैसे कि श्री गंगानगर हो गया या भीलवाड़ा हो गया, और कभी मुझे अजमेर और जयपुर जैसे थोड़े बड़े शहरों में भी काम करने का मौका मिला। देखिए, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं। अगर आप श्री गंगानगर की बात करें, तो वो पूरी तरह से एक किसान बहुल इलाका जी, है। तो वहाँ पे जो कस्टमर भी होंगे, उसमें से 80% आपके जो हैं किसान ही होंगे। तो किसान की बैंकिंग नीड्स अपनी अलग हैं। उसको 2 ही चीज़ें चाहिए, अगर लोन चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो आपके पास में आएगा लोन लेने के लिए, जी, और नहीं तो अगर उसके पास में एडिशनल अगर पैसा उसके पास पड़ा है, तो वो आपके पास आकर के एफडीज करेगा, या आके आपके यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलाएगा जिसके अंदर वो जमा करेगा। जी, लेकिन वहीं अगर अपन बात करें भीलवाड़ा या जयपुर जैसी जगहों की, तो यहाँ पे क्योंकि औद्योगिकरण ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज हैं, जी, कंपनीज हैं, तो होता यह है कि वहाँ की रिक्वायरमेंट जो है वो लोन पे डिपेंडेंट ज़्यादा है। बड़े लोन्स होते हैं, प्रोजेक्ट लोन्स होते प्रोजेक्ट हैं। लोन्स जी। होते हैं। वो लेकर के कस्टमर की डिमांड ज़्यादा रहती है, बजाय कि डिपॉजिट उसको। और अब बात करें बैंकिंग में, आप बैंकर्स को क्या-क्या समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ बैंकिंग से संबंधित। देखिए, बैंकिंग किसी ज़माने में जब मैं 2003 से पहले की अगर बात करूँ, तो एक बहुत ही जिसको टाइम बाउंड एक्टिविटी माना जाता था, कि सुबह आप 10 बजे बैंक जी, खुलेगा और 3-4 बजे तक आप जो है बैंक बंद हो जाएगा, और उसके बाद में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए कस्टमर वहाँ पे नहीं जा पाएगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह के सॉफ्टवेयर, जिस तरह के सिस्टम्स हम लोग अभी काम में लेने लगे हैं, तो एक तरह से बैंकिंग जो है वो 24 आवर्स ही चल रही है। जी, बिल्कुल। और हालाँकि ये बात सही है कि कस्टमर को उसमें सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन साथ में उसके साथ में ये भी है कि निरंतर जो बैंक कर्मी हैं,
उनको सेवा देने के लिए सजग रहना पड़ता है, कस्टमर की डिमांड भी ज्यादा है। तो आपको नेचुरली जो पहले 5 घंटे की बैंकिंग थी वो 5 घंटे की नहीं होकर के और 24 घंटे की 24 बैंकिंग घंटे हो की गई। बैंकिंग तो हो गई है। अगर आप कहें तो कुछ हद तक डिफिकल्टी तो है बैंकर्स के लिए। अब इतने आपने बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। एक बहुत सामान्य सा सवाल है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि बैंक अगर हम चेक बुक अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों में आती है, किस तरह से वो हमें मिलती है या घर पे आती है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कितना ड्यूरेशन लगता है चेक बुक बनने में? जी, देखिए चेक बुक बनने में कितना ड्यूरेशन लगता है ये तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है कि उस बैंक का जो चेक प्रिंटिंग है वो उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ पर है। जी। बहुत सारे केसेस में, क्योंकि अब तो राजस्थान में भी बहुत सारे बैंक्स ने अपने रीजनल ऑफिसेज या जो सेंट्रल ऑफिसेज हैं वो बना लिए हैं। सो कई बार प्रिंटिंग अगर यहीं होती है तो हो सकता है कि आपको 2 ही दिन में मिल जाए। जी। बट अगर आप बात करें तो मोस्टली ये 7 दिन के अंदर अंदर आ सकती है। रही बात अप्लाई करने की, तो चेक बुक के लिए अप्लाई करने के लिए विभिन्न माध्यमों से आप कर सकते हैं। पहला, आप अगर एटीएम यूज ज्यादा करते हैं तो जी। एटीएम से भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो आप मोबाइल बैंकिंग से भी बैंकिंग से करते हैं। चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को यूज करके, तो उस पे भी उस आप पे जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने बैंकिंग के बारे में जाना, अब हम उन युवाओं के लिए जानना चाहेंगे जिनको बैंकिंग सेक्टर में आना है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग और फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यही बात, क्योंकि भारत एक बढ़ता हुआ देश है, आपने जैसा देखा होगा कि पिछले 15 सालों में जिस तरीके की तरक्की भारत ने की है, तो नेचुरली बैंकिंग भी उसी स्तर से बढ़ाना जरूरी है, जी। फाइनेंस भी उसी स्तर से बढ़ाना जरूरी है। जी। अभी तक आपने बैंकिंग के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत सारे लोगों की बैंकिंग को सरल बनाया होगा। जिन युवाओं को बैंक में आना चाहिए या जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर यूथ अगर करियर बनाना चाहता है बैंकिंग में तो उनको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ जी। रही है और जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में हम लोगों ने पूरे विश्व में अपनी जगह भारत ने वापस बनाई है, जी। तो बिना बैंकिंग के, बिना फाइनेंस के ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस लेवल पे पहुंच पाए जहां की हमारा जो नेतृत्व है वो हमें ले जाना चाहता है। सो इसके लिए जब फाइनेंस बढ़ेगा, बैंकिंग बढ़ेगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, बैंकिंग का बिल्कुल। एक बहुत बड़ा रोल है और इसलिए जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट होंगी। और क्योंकि आज बात होती है बेरोजगारी की और इस तरह की जो युवाओं के साथ समस्याएं रहती है उस चीज की, तो नेचुरली अगर वो बैंकिंग को अपना करियर बनाए तो उनके लिए अच्छा होगा। एंड मेरे हिसाब से उनको इस पे जाना चाहिए। थोड़ा शुरू से अगर प्रिपरेशन करें, ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा कॉमर्स में ध्यान रखें, और आगे मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हैं, या मान लीजिए अगर जी। आपको और भी कोई स्पेशलाइजेशन में जाना है तो वो जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। शक्ति सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को उनकी बैंकिंग के जो समस्याएँ हैं, उसका कुछ निदान तो मिल गया होगा। अगली बार आपसे फिर मिलते हैं, एक नए शख्सियत के साथ। और शक्ति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।